तो आज अपन प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक सीखेंगे और इसका चित्र कैसे बनना है, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है, इसका डेरिवेशन कैसे है। तो ये सब चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं और एग्ज़ाम में भी आपको उसी तरीके से लिखना है जैसा कि मैं यहाँ पे करवाऊँगा। तो आइए सबसे पहले थोड़ा प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे होंगे कि आपके सामने ये प्रिज्म है और ये मैंने इंटरनेट से निकाल के आपके सामने रखा है ताकि कुछ समझा पाऊँ। अब ये जो प्रिज्म आपके सामने दिख रहा है, इसमें ये काँच का बना होता है। काँच 2 प्रकार के काँच होते हैं, कई 3-4 प्रकार के काँच होते हैं, लेकिन बेसिकली प्रिज्म के लिए हमें 2 प्रकार के काँच यहाँ पे बताए गए हैं। पहला होता है क्राउन काँच और दूसरा होता है फ्लंट काँच। जो क्राउन काँच होता है, इससे विद्युत बल्ब वगैरह बनते हैं और जो फ्लंट काँच होता है ना, इससे अपन क्या बना सकते हैं, इससे अपन जो कैमरा के अंदर लेंस लगे रहते हैं और दूरबीन के अंदर जो लेंस लगे रहते हैं, वो सब जो हैं वो फ्लंट काँच के बने होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपको प्रिज्म दिख रहा है ना, तो प्रिज्म की शेप कुछ इस तरीके से होती है। असल में इसके ये एक पारदर्शी माध्यम होता है। तो प्रिज्म कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का माध्यम है जिसमें एक ये फलक होती है, एक समतल काँच इस तरीके से लगा होता है, एक इस तरफ है, एक उस तरफ होगा और एक इस पीछे तरफ होगा और एक नीचे होगा। तो टोटल 5 इस तरीके की फलक होती हैं प्रिज्म के अंदर और जब प्रकाश किरण इसके अंदर प्रवेश करती है तो वो कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है, जैसा कि हम लोग अभी चित्र में बनाएँगे। तो उसका जो अपवर्तनांक है, वो कितना होता है, उसका डेरिवेशन अपन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 2D स्ट्रक्चर के तौर पर हम प्रिज्म को त्रिभुज के आकार का इस तरीके से बनाएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो इस तरीके से मुड़ती है। अब कैसे मुड़ती है, ये क्यों होता है, ये हम लोग चित्र में अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसे अपन ABC नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे A नाम देंगे, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो प्रिज्म को 2D में ऐसे ही बनाते हैं, त्रिभुज के आकार का। लेकिन आपने वास्तव में प्रिज्म होता कैसा है ये तो अभी अभी देखा है कि प्रिज्म 3D में इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे, तो इस तरीके से प्रिज्म होता है। और प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है, बस माध्यम चेंज करने का एक तरीका। एक प्रकार का चलता फिरता माध्यम होता है। जब भी हमें माध्यम चेंज करना होता है हम प्रिज्म रख देते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म 2 प्रकार के कांच से मिलकर बना हो सकता है, एक फ्लंट कांच, दूसरा क्राउन कांच। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अब अपन यहाँ पे काम की बात ये है कि हमें इसके अपवर्तनांक का जो व्यंजक है वो सीखना है। तो सबसे पहले हम प्रिज्म बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसकी लैंग्वेज। चित्रानुसार ABC एक प्रिज्म है। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब इस प्रिज्म में जब कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आती है, देखिए हमें प्रकाश किरण को किसी एंगल के साथ में भेजना है, तो हम यहाँ पे भेजते हैं। तो यहाँ पे हम एक एंगल ले लेते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश किरण ऐसे आती है, मान लीजिए हम यहाँ पे खींच देते हैं या थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब खींच देते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये एक प्रकाश किरण है, इसमें एरो के चिन्ह बनाना पड़ेंगे और इसको PQ नाम दे देते हैं। P नाम हमने यहाँ दे दिया और Q नाम हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे दे देते हैं। ये देखिए, तो जब PQ प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो क्या होता है, देखिए ये इस तरफ वायु है, इस तरफ वायु है, बीच में कांच है। इस तरीके से समझेंगे तो कांच वायु से सघन होता है। तो जब प्रकाश किरण इस तरीके से विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो माध्यम हो रहा है चेंज, इसलिए ये अभिलंब से दूर या पास आएगी, लेकिन वो माध्यम पर डिपेंड करता है। ये माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है, तो वो अभिलंब के पास आएगी। सघन माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटती है, ये तो हमें पता है। तो अभिलंब तो बनाना पड़ेगा। तो इस सरफेस पे ये जो पृष्ठ है AB, इस पे हमें लंब खींचना पड़ेगा। तो लंब कैसे खींचेंगे हम, इसमें इसी पॉइंट Q पर हम एक इस तरीके से, ये जो AB है इस पर लंब खींचेंगे, AB भुजा पर। यदि त्रिभुज की भुजा ABC में, त्रिभुज ABC में
अगर ए बी भुजा पर हम लंब खींचेंगे तो कैसे आएगा, ये देखिए इसी तरीके से आएगा ना लंब। तो हम लंब यहाँ पे खींच लेते हैं, ये देखिए। और ये जो नॉर्मल कहलाएगा किस पर, ए बी पर लंब है। और इसे अपन यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे ओ एम, ठीक है, ये हमने दे दिया, एम ओ लंब हो गया। कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने अनुसार। तो ये किरण कैसे जा रही थी, इस तरीके से पी क्यू किरण। तो ये अगर माध्यम सेम होता तो ये किरण कैसे जाती, ये किरण सीधी निकल जाती इस तरीके से, ऐसे निकलती ना। लेकिन माध्यम हो गया है चेंज, इसलिए ये किरण ऐसे न जाके, चूंकि सघन माध्यम है कांच, तो ये सघन माध्यम है इसलिए ये किरण थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुकती हुई निकलेगी। तो अभी ये ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन ये अब कैसे जाएगी, अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी। यानी कि ये देखिए, ये अभिलंब की ओर झुक के इस तरीके से निकलेगी। ये अभिलंब की ओर झुकी है, अभिलंब ये है ना, तो अभिलंब की ओर ये थोड़ी सी झुकी, इसको ऐसा जाना चाहिए था लेकिन वो ऐसे चली गई। यानी कि अगर आप पेन को देखो तो ये देखिए झुकी है ना, किस तरफ, अभिलंब की तरफ। ये रेड वाली लाइन की तरफ ये झुकी है, ये ऐसी लाइन थी ना, ये ऐसे झुक गई और ऐसे निकल गई। तो किसकी तरफ झुकी, ये रेड वाली लाइन की तरफ। तो ये कहलाता है अभिलंब की तरफ झुकना। तो ये प्रकाश किरण ऐसे चलती है और यहाँ पे इस तरीके का हम साइन बना देंगे। और इस पॉइंट पे फिर वो माध्यम चेंज होगा, तो यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं आर। तो पी क्यू किरण आपतित होती है प्रिज्म पर, और यहाँ पे क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो गई इस तरीके से। फिर आर से फिर उसे सघन से विरल में जाना है। अब इस बार उसे सघन से विरल में जाना है, याद रखिए। अभी कैसे आई थी, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुकी थी, क्योंकि उसे ज़्यादा सघन माध्यम मिला, ज़्यादा गाढ़ा माध्यम मिला, तो वो दब गई किरण और अभिलंब की ओर झुक गई। लेकिन अब उसे खुली वायु मिलेगी तो वह अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब तो खींचना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस AC भुजा पर लंब डालेंगे, ठीक है। तो AC भुजा पर उसका लंब इसी तरीके से आएगा, जो कि इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, पहले वाले से। तो आपको ये लंब खींच देना है AC भुजा पर। ये देखिए, ये हमने AC के लिए एक लंब खींच लिया, तो ये 90 डिग्री रहेगा जैसा कि यहाँ पे था। तो अब हमने इसको लंब खींच लिया, इसे हम नाम दे सकते हैं NO। तो ये हो गया NO लंब अभिलंब, ये हो गया MO अभिलंब। तो अब क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो उसको कैसा जाना चाहिए था, अगर अपन बात करें तो उसको ऐसा जाना चाहिए था सीधा। अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो वो कैसे चलती, इस तरीके से सीधे चलती। लेकिन अभिलंब वो आई है सघन माध्यम, यानी कांच से वायु में जा रही है। ये क्या है, कांच, ये क्या है, वायु। तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि वो अभी ऐसे जा रही थी, वो ऐसे दूर हट जाएगी अभिलंब से, तो वो ऐसे निकल जाएगी। इस तरीके से आपको ये बताना है कि ये ऐसे निकल गई और ये RS दिशा में निकल जाती है। तो PQRS जो है, ये प्रकाश किरण का मार्ग है। अब यहाँ पे जो मार्ग है RS इस तरीके से निकली है, अगर इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे इस तरीके से, ये देखिए हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं ये, तो ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी इस वाले पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम T नाम दे सकते हैं। T नाम दे दिया हमने। और ये जो कोण बनेगा, ये किरण इस तरीके से बाहर जा रही थी और ये इस तरीके से निकली है, तो इसको दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक कोण, और इसे हम कहते हैं विचलन कोण, और इसे हम प्रायः डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी बना दिया विचलन कोण डेल्टा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था प्रिज्म के अंदर प्रकाश किरण कैसे चलती है। अब हमें यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण बनाना पड़ेंगे। तो ये देखिए, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण, इसे अपन I से प्रदर्शित करते हैं। और ये देखिए अपवर्तित किरण, फाइनली ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो वायु में तो ये भी उतना ही होगा, तो ये भी I है। और यहाँ पे बनेंगे R। ये देखिए, ये है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब, तो इनके बीच का कोण यहाँ पे बनेगा R।
ये देखिए ये बन गया R। अगर हम प्रकाश किरण इस डायरेक्शन से भेजते तो ये भी प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होगी, मान लीजिए इसी मार्ग से जाएगी तो ये भी यहाँ पे अपवर्तित होगी, तो ये भी अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है तो ये भी क्या होगा R। तो हम इनको सेम नहीं रख सकते तो एक को R1 नाम दे देते हैं और दूसरे को R2 नाम दे देते हैं, ठीक है। और इन दोनों नॉर्मल के बीच में बनता है हमेशा 90, तो ये रहेगा 90 अंश का एंगल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 90 डिग्री रहेगा। और ये है कोण ए जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोण है, तो इसको अभी हम कोण ए ही बोलेंगे और कोण ए का मान हम ए भी मान सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे भी समझना है कि देखिए अगर ये आई है तो शीर्षाभिमुख से ये वाली लाइन भी इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और ये वाली लाइन तो यहाँ पे क्रॉस वाली लाइन बन रही है। तो अगर ये पूरी आई है तो शीर्षाभिमुख से यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी पूरी क्या होगी आई। लेकिन आई में से आधा हिस्सा तो R1 का है, ये देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए अगर ये आई है यहाँ पे ये वाली आई है तो देखिए ये क्रॉस बना है ना, ये देखिए ये और यहाँ पे ये क्रॉस बना है ना, आप देख सकते हैं। तो अगर ये आई है पूरी तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या होगा आई होगा कि नहीं होगा ये आई। लेकिन अब याद रखिए कि आई का आधा हिस्सा तो R1 है ये, तो ये बचा हिस्सा क्या होगा आई माइनस R1 होगा कि नहीं, आई माइनस R1 होगा कि नहीं। ये वाला हिस्सा क्या होगा आई माइनस R1 होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ये आई है टोटल पूरा ये आई है तो इस तरफ ये भी आई होगा पूरा शीर्षाभिमुख से। लेकिन आई में ही R1 बना है तो वो R1 तो काटना पड़ेगा। तो पूरे तो ये ऊपर का बचा हिस्सा अगर बचा हुआ जो कोण हमें बताना है तो उसका मान कितना होगा, पूरे आई में से अगर ये R1 कट कर देंगे तो ये ऊपर का हिस्सा हो जाएगा क्योंकि ऊपर का हिस्सा भी आई में शामिल है। तो क्या करना पड़ेगा, पूरा आई माइनस ये R1। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या है ये भी आई बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आई, क्योंकि उतना ही जितने कोण से वो प्रिज्म में आती है जब बाहर निकलती है तो उतने ही विचलन के साथ ये निकलती है, तो ये भी क्या होगा आई। तो आई और ये हो गया है R2। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस जो किरण नीचे की ओर निकली है इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया था ना, ये देखिए पीछे की ओर बढ़ाया था। तो इन दोनों के बीच में रेड और ये वाली लाइन जो है ना, ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों के बीच में यहाँ पे बनेगा टोटल आई, बनेगा कि नहीं। ये आई है तो शीर्षाभिमुख से ये भी आई होगा, लेकिन आई में से ये R2 है तो यहाँ पे बनेगा आई माइनस R2, ठीक है। चलिए थोड़ा फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये एंगल है आई और यहाँ पे ये दोनों एंगल आपको इस तरीके से बनाना है, तो हम इन्हें 1 2 नाम दे देते हैं। ये I1 होगा और ये क्या नाम दे देते हैं I2, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। ये I1 और ये I2। ये क्या है R1, पूरा क्या है ये I1। इसको ध्यान से समझना कि ये I1 है तो ये भी I1 होगा। बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ पहले। ये I1 है तो ये भी क्या होगा I1, और अगर ये I2 है तो ये भी पूरा क्या होगा I2। तो ये ऊपर के बचे कोण कितने होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर ये I1 है तो ये भी I1 है, लेकिन I1 के अंदर इस तरफ R1 है तो I1 में से यदि R1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस R1 लिख सकते हैं नहीं। ये बताओ इस तरफ ये I2 है तो ये भी पूरा क्या है I2 है, लेकिन I2 के अंदर ही ये R2 है तो ये बचा हिस्सा क्या होगा I2 माइनस R2, क्या होगा I2 माइनस R2। चलिए अब इतना समझ लेने के बाद अभी हम लोग इसको वापस से देख लेंगे। अभी इतनी भाषा लिखी थी उसको थोड़ा वापस ले जाते हैं। चित्रानुसार ABC एक प्रिज्म है। अब इसके बाद आपको लिखना है कि जब कोई प्रकाश किरण PQ प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह QR दिशा में चलती है और इसके बाद यहाँ पे RS दिशा में निर्गत हो जाती है। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है। ये देखिए इस तरीके से आपको लिख लेना है।
तो ये जो है लैंग्वेज आपको ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसमें विचलन कोण कहाँ पे बनेगा, ये मैंने आपको पीले कलर से बताया था, डेल्टा। तो अगर इसको हम यहाँ पे बाई नाम दे दें तो इसको बता सकते हैं। तो इसके लिए अपन लिखेंगे विचलन कोण डेल्टा बराबर ये नाम बताइए, ये कौन सा कोण है, कोण वाई टी आर है ना, वाई टी आर या वाई टी एस भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे वाई टी आर, क्योंकि टी बीच में बताना पड़ेगा, तो वाई टी आर। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कोण वाई टी आर, ये है विचलन कोण। तो ये अपन ने बता दिया। इसके बाद अब हमें अपवर्तनांक का व्यंजक करना है, तो कहाँ से शुरुआत करना है, ये देखिए, ये त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, क्यू टी आर, ये दिख रहा है ना क्यू टी आर, ये वाला त्रिभुज दिखा। अब इस त्रिभुज में ये भुजा आगे बढ़ाई गई है, तो ये बनेगा विचलन कोण। तो यहाँ पे बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे क्यू टी आर में। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रफ में बता देता हूँ। ये इस तरीके की शेप बनी हुई है, ये देखिए, यहाँ पे लिखा है टी, यहाँ पे लिखा है क्यू, यहाँ पे लिखा है आर, और यहाँ पे बना है विचलन कोण, यहाँ पे लिखा है बाई। ये देखो आप, यही है ना टी क्यू आर। तो अगर ये त्रिभुज लेंगे तो ये त्रिभुज की क्यू टी भुजा को आगे बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे बनेगा बहिष्कोण। और बहिष्कोण का मान अंदर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अंदर के दो अंतःकोण कौन कौन से हैं, आई वन माइनस आर वन, यहाँ पे है आई वन माइनस आर वन, और यहाँ पे है आई टू माइनस आर टू। ये देखो आप, तो इन दोनों का योग कर देंगे तो डेल्टा के बराबर होगा। तो यही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं त्रिभुज क्यू टी आर में बहिष्कोण प्रमेय से। तो चलिए, हमने लिख लिया बहिष्कोण प्रमेय से। तो बाहर कोण कौन सा बना है, डेल्टा। तो लिखेंगे डेल्टा बराबर इन दोनों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा बराबर आई वन माइनस आर वन और प्लस आई टू माइनस आर टू, इस तरीके से। अब हम इसे समीकरण एक बना देंगे। तो सबसे पहले आपको वो वाला त्रिभुज लेना है, तो समीकरण एक बना लिया। अब लिखेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो देखिए, जब न्यूनतम विचलन होता है यानी बहुत कम, ये वाला विचलन बहुत कम होता है, तो 1 और 2 में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि सब एंगल बहुत ही छोटे छोटे बनेंगे और इनमें कोई फ़र्क ही नहीं रहता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि I1 I2 लगभग बराबर हैं, और यहाँ पे अपवर्तन कोण भी लगभग बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सब I1 को भी हम I ले सकते हैं, सबको बराबर बराबर ले सकते हैं, R1 R2 को हम R ले सकते हैं। ये न्यूनतम विचलन का केस है। तो कहने का मतलब है कि ना कोई I1 रहेगा, ना कोई I2 रहेगा, वो सब मिलके I कहलाएंगे, ठीक है, न्यूनतम विचलन में। और इसी तरीके से ना कोई R1 रहेगा, ना कोई R2 रहेगा, सब मिलके क्या कहलाएंगे, R। इन सब के मान समीकरण एक में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक से, और न्यूनतम विचलन में जो डेल्टा है इसे अपन डेल्टा मिनिमम कहेंगे, तो डेल्टा m बना देते हैं। तो समीकरण एक से, तो यहाँ पे डेल्टा की जगह पे लिखेंगे डेल्टा m, क्योंकि न्यूनतम विचलन हो गया। I1 की जगह पर रहेगा I, माइनस R1 की जगह पर रहेगा R, प्लस I2 की जगह पे रहेगा I, क्योंकि I1 I2 सब I है, और R2 की जगह पर हो जाएगा फिर से R, क्योंकि R1 R2 सब R है। तो मिनिमम डेल्टा यानी मिनिमम विचलन I1 और प्लस I2, ये R तो देखिए I1 और देखिए I और I प्लस प्लस के हैं ना दोनों, तो हो जाएंगे 2I। यहाँ पे माइनस माइनस के दोनों R हैं, इसलिए हो जाएगा -2R, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, और इसे अपन यहाँ पे समीकरण 2 बना लेंगे। इतना करने के बाद आपको I और R के मान बस रखना है। तो I और R के मान आप कैसे निकालोगे, चित्र से निकालोगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए, ये A और 90 अगर इन दोनों को जोड़, पहली बात तो ये है कि चतुर्भुज AQOR ये एक चतुर्भुज बना हुआ है, देख रहे हैं ना आप, ये चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के सम्मुख कोण यदि है, अगर ये 90 है
तो ये भी कितना होगा 90, या फिर ए और 90 का योग कितना होगा 180। तो यहाँ पे जो चतुर्भुज के सम्मुख कोण है उनका योग 180 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इस पेज में कर लेते हैं ताकि चित्र से हमारी नज़र बनी रहे। यहाँ पे चतुर्भुज, और चतुर्भुज हमें कौन सा लेना है, ए क्यू ओ आर में, ए क्यू ओ आर में ये आमने सामने के कोण 180 होंगे मिलकर। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण ओ ये वाला बराबर 180। इसे हमने समीकरण बना लिया 3, क्योंकि 1 और 2 बना चुके हैं। इसके बाद ये त्रिभुज लेंगे क्यू आर ओ, है ना, क्यू आर ओ। तो इसमें तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम लिखेंगे तथा त्रिभुज क्यू आर ओ में इन तीनों का योग 180 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस कोण O बराबर क्या होगा 180। इसे बना देंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 की तुलना करेंगे तो इस तरफ 180 है तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण O बराबर ये पूरा R1 प्लस R2 प्लस कोण O। तो वैसे कोण O कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कोण A की जगह पर हम यहाँ पे कोण A अभी लिखते हैं। कोण A बराबर R1 प्लस R2, लेकिन हम लोग न्यूनतम विचलन की स्थिति लगा देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 R2 बराबर R है, तो और कोण A को हम A मान लेंगे। तो लिखेंगे R1 बराबर R2 बराबर हम R, और कोण A को हम A मान लेते हैं। ठीक है, तो कोण A को A मानेंगे तो A बराबर R1 R2, R1 की जगह पर भी R प्लस R2 की जगह पर भी R, तो A बराबर कितना हो जाएगा 2R। 2 को नीचे ले जाएंगे तो R का मान कितना मिलेगा A/2। ये 2 नीचे चला गया तो R बराबर कितना मिला A/2। तो चलिए अब हम R का मान यहाँ पे रख सकते हैं, जो हमने समीकरण 2 बनाया था यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R का मान समीकरण 2 में, तो यहाँ से I का मान निकाल लेंगे। अगर R का मान पता है तो I का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो समीकरण 2 था वो था डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R की जगह पर रख देंगे A/2, A/2। तो ये 2A/2 है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा M कितना मिलेगा 2I माइनस A। तो यहाँ से I का मान निकाल सकते हैं, माइनस A उस तरफ पहुँचा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस A हो जाएगा ना, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो डेल्टा M प्लस A बराबर 2I। तो I का मान कितना मिलेगा डेल्टा M प्लस A/2। ये देखिए बराबर क्या मिल गया I। तो हमारे पास R का मान है, हमारे पास I का मान है, तो अब हम स्नेल का रूल लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम कहता है साइन I बटे साइन R, ये किसके बराबर होगा म्यू के बराबर। और हमने स्नेल का नियम इसलिए लगाया है क्योंकि हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, यानी म्यू निकालना है। तो म्यू यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से म्यू बराबर साइन, और I का मान हमने क्या निकाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा M प्लस A/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा M प्लस A/2 बटे ये वाला बटे फिर साइन R का मान हमने कितना निकाला है A/2। तो यहाँ पे हम रखेंगे A/2, और यही जो है यहाँ पे हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, यही प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो इस तरीके से आप करोगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक। तो अब आपको नोट करना है तो मैं क्रम से दिखा देता हूँ।
तो एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं ताकि आप जल्दी से इसको कर पाएँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस त्रिभुज में बहिष्कोण लगाना है। फिर उसके बाद एक चतुर्भुज लेना है, चतुर्भुज में इन दोनों का योग 180 करना है। फिर ये त्रिभुज लेना है, इन तीनों का योग 180 करना है। बस इतना ही करोगे और ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित ही बनने लगेगा।